चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी उठेगा कुछ ज्यादा मतलब रहेगा यार। आज जो हमारा टॉपिक है, आपको पहले शेड्यूल पहुंचा हुआ है, उसमें आप देखें, पता होगा कि टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। सेक्शन 8 हमारा डील करता है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। अच्छा, ये जो सेक्शन है या ये जो इसका सेक्शन, आपको बहुत अच्छी तरह इस पे अबूर होना इसलिए जरूरी है कि जो लोग भी ऑडिट में हैं या ऑडिट कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं, क्रेस्ट में जिसकी ड्यूटी है, क्योंकि इनमें मोस्टली चीजें वो हैं जो टैक्सेबल हैं। बाकी हर जगह पे वो इस्तेमाल हो रही हैं टैक्स में, लेकिन उन पे टैक्स का क्रेडिट नहीं अलाउड। तो चीजें वो डेली यूज की हैं जिसपे वो टैक्सेबल चीजें हैं, तो हम उसमें इग्नोर हो जाती हैं, अक्सर इग्नोर हो जाती हैं। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और फिर खुद भी इसको रिव्यू करना है। और जब भी आप ऑडिट करने लगे किसी या क्रेस्ट की डिस्क्रिपेंसी जो देख रहा है, जो ऑडिट को देख रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन को देख रहा है, वो सब के लिए जरूरी है कि ये चीजें आपके माइंड में हों और इनको रिमाइंड करते रहा करें, क्योंकि चीजें ये टैक्सेबल है और अक्सर इग्नोर हो जाती हैं। जैसे हम इसका स्टार्ट लेते हैं। सब सेक्शन 1 है, notwithstanding anything contained in this act, a registered person shall not be entitled to reclaim or deduct input tax paid on। किन किन पे इसकी क्लास ए है, the goods or services used are to be used for any purpose other than taxable supplies made or to be made by him। जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने इस पे डिस्कस किया था कि सप्लाईज दो तरह की हो सकती हैं, टैक्सेबल सप्लाईज हो सकती हैं, एग्जाम्प्ट सप्लाईज हो सकती हैं। फिर हमने उनको किस पे टैक्स अलाउ इनपुट हम क्लेम कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते, इसके काफी डिटेल से हमने इसको पढ़ा था। तो फिर ये जो टैक्सेबल सप्लाईज नहीं होंगी, जो टैक्सेबल पर्पज के लिए आगे सप्लाईज यूज नहीं हो रही, उन पे इनपुट टैक्स अलाउ नहीं है। क्लास बी है, एनी अदर गुड्स और सर्विसेज विच द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। अच्छा, एक बात आप जेहन में रखें, हम जो फील्ड फॉर्मेशन है वो सिर्फ इंप्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटीज हैं। जो कुछ बोर्ड ने या फेडरल गवर्नमेंट ने हमें कहना है, लॉ ने जो फेडरल गवर्नमेंट के काम है या बोर्ड के काम है, हम उसके पाबंद है कि हमने उनके मुताबिक सारा काम करना है। तो हमने सिर्फ इंप्लीमेंट कराना है वो लॉ जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा या बोर्ड ने कहा, या बोर्ड ने ऐसा इशू किया। तो इसलिए किसी भी चीज को फेडरल गवर्नमेंट और बोर्ड कह दे कि इस पे इनपुट टैक्स नहीं देना, तो वो हमने उसको इंप्लीमेंट करवाना है। क्लास सी है, द गुड्स अंडर सब सेक्शन 5 और सेक्शन 3 एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जिन चीजों पे एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया जाता है, मैंने आगे इसकी डिटेल भी बता दी। सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 जो है कि फेडरल गवर्नमेंट में इन एडिशन टू द टैक्स लेविड अंडर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3, ये जो इनके तहत हम चार्जेबिलिटी का ये सेक्शन 3 है और उसके ये सब सेक्शन जिसके तहत हम टैक्स चार्ज करते हैं और कलेक्ट करते हैं। तो इनके अलावा अगर कोई टैक्स एट सच एक्स्ट्रा रेट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द 17%, एक्स्ट्रा टैक्स जो 17% तक हो सकता है, जो सेल्स टैक्स रूटीन वाला सेल टैक्स है उसके अलावा ये टैक्स है एक्स्ट्रा टैक्स 17% तक वो हो सकता है। द वैल्यू ऑफ सच गुड्स आर अ क्लास ऑफ गुड्स एंड ऑन सच पर्सन आर अ क्लास ऑफ पर्सन इन सच मोड मैनर एंड अ टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज इट मे बी बाय रूल प्रेस्क्राइब। तो जो एक्स्ट्रा टैक्स हमने कलेक्ट किया होगा जनरल सेल्स टैक्स के अलावा, वो जो है उस पे इनपुट टैक्स वो क्लेम नहीं किया जा सकता, उसका क्रेडिट हम अलाउ नहीं करेंगे। सी ए, द गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय द रिस्पेक्टिव सप्लायर। तो उसको भी इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा जिसका पीछे से सेल टैक्स पे ही नहीं हुआ है, कि गवर्नमेंट को आया ही नहीं तो वो इसको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं करेंगे। इसी तरह क्लास सी डबल ए है, परचेजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच
discrepancies is indicated by the crest or input tax of which is not verifiable in the supply chain. आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जिसने क्रेस्ट को कभी खोला हो, क्रेस्ट पे काम किया हो? जी सर, किया है। आपने किया है क्या? उसमें क्रेस्ट में क्या आपने फील किया है, क्या चीज नजर आती है? सर उसके डैशबोर्ड पे हमारे जोन की, चूंकि मेरे जो ऑफिसर इंचार्ज है पूरे जोन के, क्रेस्ट इंचार्ज, तो उन जब हम उसको ओपन करते हैं तो डैशबोर्ड पे जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज है 80 की या और वो सारी वहां पर डिस्प्ले हो रही होती है। उसको फर्दर हम व्यू करने के बाद वो देख लेते हैं कि इसमें डिस्क्रिपेंसी किस नेचर की है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको शोकाज वगैरह करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज है कि हमारा जो सिस्टम है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन पे आ रहा है। ठीक है, ऑटोमेशन पे हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन के साथ साथ मैनुअल काम चला रहे हैं। वो सिस्टम पे शायद एतबार नहीं, हमें साथ मैनुअल भी करते हैं और ऑटोमेशन वाला भी करते हैं। हालांकि जिन लोगों ने वो क्रेस्ट की डिस्क्रिपेंसीज को देखा है, वो हर यूनिट की एक एक डिस्क्रिपेंसी वो सिस्टम में दे देता है, लेकिन हम उनको देखते ही नहीं। जिसके पास जो इंचार्ज है उसको खोलता ही नहीं, खोल के उसके ना शोकाज करते हैं, तो वो बाजू का टाइम बार्ड हो जाते हैं, हालांकि सिस्टम में आए होते हैं। अगर आप लोग जब भी सेल्स टैक्स में जाएं और सेल्स टैक्स में अपने मुतलका यूनिट की आप क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसीज को ही पकड़ लें, तो आप बहुत सारे जो विजिलेंस आपकी हो सकती है, मतलब उसी के जो डिस्क्रिपेंसी की है उसके आप शोकाज कर दें तो आपकी बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी कि सिस्टम ने वो की है। उसमें ऐसी भी नहीं होगा कि किसी को वो ह्यूमन एरर नहीं होगी कि वो शायद गलती से उसने फील कर लिया कि ये इसकी डिस्क्रिपेंसी है। वो सिस्टम बेस एरर है और जो पक्की उसका कुछ ना कुछ प्रूफ जरूर होगा। क्लास डी है हमारी फेक इनवॉइसेस की। इस पे आपको हमने काफी डिस्कस किया था, फेक इनवॉइस पे, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस की बात हुई थी, एक क्वेश्चन आया था, फिर हमने आप लोगों से ही मैंने पूछा और आपने उसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और बाद में मैंने भी बता दिया था। इसके बारे में किसी की अभी कोई एम्बिग्युइटी है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। फेक इनवॉइस के रिलेटेड। अच्छा, क्लास ई है इसकी, purchases made by a registered person in case he fails to furnish the information required by the board through the notification issued under section subsection 5 of section 26। ये एक अभी तो इसके एनेक्स्चर बन गए हैं रिटर्न के, जिसमें सप्लाई की डिटेल हम फीड करते हैं, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो सप्लाई की सारी डिटेल फीड करता है, तो वो ही जाके एनेक्स्चर ए बन जाता है परचेजर के लिए। लेकिन जब ये सेक्शन 26 और इसका सब सेक्शन 5 ये आया था, तो उस वक्त ये था कि रिटर्न के साथ सेल और परचेज समरी एक जाया करती थी। जो सेल और परचेज समरी नहीं देता था तो उसको फिर इनपुट अलाउ नहीं होता था। लेकिन अब वो रिटर्न का हिस्सा बन गया है एनेक्स्चर ए और एनेक्स्चर सी, तो उसके बगैर अब रिटर्न फाइल ही नहीं हो सकती। तो ये था एक सेक्शन के आपने पहले जितनी जो परचेजेस की हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ सारी चीजें वो रिटर्न के साथ भेज रही होती थी, लेकिन अब इसका इतना वो यूजेबिलिटी नहीं है। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? इसके बाद क्लास एफ है, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। इसकी कोई एग्जांपल देगा मुझे पार्टिसिपेंट में से, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ नहीं रहे तो मैंने सोचा चलो मैं ही आपसे पूछता हूँ। ये जो क्लास है एफ के गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, इसकी कौन एग्जांपल देगा मुझे? ऑफिस स्टेशनरी जो लेते हैं, हाँ जी, ऑफिस स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी जो है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो सर इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी हो सकती हैं। नहीं, ये जो क्लास एफ है ना उसको जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। सर कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्हीकल वगैरह ली है? नहीं, वो तो यार बात ही नहीं हो रही। जो मैं आपको एफ से इसमें सब क्लास एफ पढ़ रहा हूँ, इसका पर्सनल यूज का कहाँ बीच में आ रहा है? अच्छा, मैं जी समझ रहा था सर। जो चीज वो बेच रहा है वो उसने खरीदी नहीं है, सिंपल सी बात है। इसमें आप उसको किधर किधर ले जा रहे हैं, मेन इसका मतलब है आप अटेंटिव नहीं है सारे लोग।
सर जैसे सर अगर अफजाल आप दो बताओ तरह यार, की आप तो सप्लाईज इसको बना रहा समझते है, हो। कुछ एग्जाम्प्ट है। सर अगर उसने खरीदी नहीं है तो वो बेच सर ये सर्विसेज की हाँ। बात आ रही है, वो सर्विसेज तो पंजाब में नहीं आ रही, वो उसमें हो रहा है पंजाब रेवेन्यू में। आप जो PR बात मैं कह रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। सर जी इसमें ऐसा है कि फर्ज करें कोई टेक्सटाइल मिल है सर, तो कोई अगर जैसे कोई धागा लेती है वो तो रिलेटेड है सर। अगर कोई हाँ। ऐसा आइटम परचेज करती है वो रिलेटेड है ही नहीं, तो उसका इनपुट उसको नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत सिंपल बात थी। सिंपल ये है कि वो बेच अगर गंदम रहा है और खरीद चना रहा है, तो चने का गंदम के अगेंस्ट उसको इनपुट तो नहीं मिलेगा। मैं गंदम और चने की मिसाल इसलिए दी है कि डिफरेंशिएट आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज तो दोनों एग्जाम्प्ट है। मसलन कोई बंदा वो आप एग्जांपल लें, गुड्स जो है ना स्टील प्रोडक्ट्स बना रहा है, कोई स्टील की बन रही है चीज जो आगे बेच रहा है, और वो इनपुट प्लास्टिक की गुड्स पे ले रहा है, इज इट पॉसिबल? नो पॉसिबल तो नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप ये इसको क्या ट्रीट करेंगे? कहीं आपके पास ऐसी इनवाइसेस आ जाएं जिसमें उसने परचेजेस प्लास्टिक गुड्स की हों और सेल जो है वो स्टील की गुड्स की हो, तो उसको आप क्या ट्रीट करेंगे? ये मैंने बताया भी था, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मैंने ही आपको एक लेक्चर में बताया था। कोई पार्टिसिपेंट इसको बताए? मैं ये बात आपको बता चुका हूँ इधर ही बैठे पिछले लेक्चर में। Sir, it could be flying invoice. तो इसको ट्रीटमेंट क्या आप करेंगे? ये तो आपकी बात ठीक है, तो फ्लाइंग एडवाइस होगी, लेकिन ट्रीटमेंट मैंने जब पिछले में वो जो I&I में पोस्टेड है मुल्तान से, उन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने बताया था कि ये चीज़ें वो पिछले के पास हैं ही नहीं, वो ले रहा है और आगे बेच और रहा है। तो मैंने उस वक्त ये आपको बात बताई थी कि इसकी ट्रीटमेंट फिर आप क्या करेंगे कि उसने इनपुट जब लिया तो वो प्लास्टिक गुड्स थी और जो सेल्स कर रहा है वो उसके स्टील प्रोडक्ट, स्टील की जो चीज़ें हैं। आप में से कोई बता सके कि सर, इसकी इस फॉर्म में ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? सर जो मैंने ये बात आपको बताई थी इधर। प्रोडक्ट्स, हाँ जी जी, सर मैं नाम बताएं अपना साथ। सर जो सर मोहम्मद इमरान अंजुम RTO मुल्तान से। जी इमरान सर जो प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक, मिसाल के तौर पर प्लास्टिक पे अगर वो इनपुट ले रहा है तो हाँ, वो उसका इनपुट डिजिटल हो जाएगा, और वो आगे स्टील की प्रोडक्ट कर रहा है तो उसका आउटपुट न्यू चार्ज करेंगे हम। चार्ज करें, बिल्कुल ठीक है। उसके अगेंस्ट उसका इनपुट नहीं करेगा, या फिर आप ये उसको कह सकते हैं कि आपने ये जो प्लास्टिक गुड्स का इनपुट लिया है जिन चीज़ों पे, या तो ये आपके पास स्टॉक में होनी चाहिए। अगर आपके स्टॉक में नहीं है तो आपने सेल कर दी है विद फर्दर टैक्स, आपको उसका भी आउटपुट आप लेंगे, तो इसका तो आउटपुट ऑलरेडी वो जमा करवा ही रहा है। तो क्योंकि स्टील की जो गुड्स हैं इसका क्योंकि इनपुट वो ऑलरेडी जमा करवा रहा है, लेकिन परचेजेज उसने हमें नहीं शो की, तो परचेजेज पे भी विद होल्डिंग होती है 5%, तो वो उसकी परचेजिंग की विद होल्डिंग की क्लास भी उसमें डालें। सर इसमें कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें बाय प्रोडक्ट्स भी होती हैं मेन प्रोडक्ट के साथ, तो अगर वो मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों सेल करे तो फिर वो बाय प्रोडक्ट फिर इस कैटेगरी में आएगी कि उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, असल में जो मैंने अभी एग्जांपल स्टील और प्लास्टिक की दी है, इसमें तो वो बाई प्रोडक्ट प्लास्टिक से स्टील कभी भी नहीं बन सकता, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दो चीज़ें एक चीज़ से आप, जैसे शुगर मिल्स पे आपकी भी शायद ड्यूटी लगती हो, आपके इलाके में है ज़्यादा, तो शुगर मिल में उसके गन्ना से लेके बुगास और चीनी दो उसकी प्रोडक्ट्स निकलती हैं, बाई प्रोडक्ट्स है, तो दोनों पे वो सेल टैक्स उसका चार्ज करते हैं। यही आपका क्वेश्चन था सर। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर भी तो है, उसमें भी तो डिफरेंट वो टैक्सेबल ही होंगी, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट उससे रिलेट कर रही होगी। ये केस में था, इसमें तो वो रिलेट नहीं कर रही ना प्लास्टिक और स्टील की गुड्स आपस में। लेकिन सर वो रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स वाला एक सिस्टम होता है, वो एक होता है, सारा एक ही चीज है। बिल्कुल सही, ऐसे ही। तो वो रॉ मटेरियल जो आपका है वो, जैसे हम आम ज़बान में अक्सर उर्दू में वो मुहावरा भी है, सवाल चना जवाब गंदम। बिल्कुल।
तो वही बात है कि वो इनपुट जो है ना वो उसके रेलेवेंट होना चाहिए। एंटायरली डिफरेंट गुड्स सर एक दूसरे के साथ क्लेम नहीं की जा सकती। हाँ, नहीं की जा सकती, उन पे इनपुट में एक तो नहीं मिलेगा, दूसरा मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई कि आप उसको किस तरह से फिर वो डबल टैक्स हम उनसे चार्ज करेंगे कि उसका इनपुट एक तो एक का आउटपुट दे रहा है तो दूसरा आपने कहाँ बेचा उसका भी इनपुट दो, और ये चीजें जो आपने खरीदी हैं इसकी विद होल्डिंग आपने नहीं की तो उसका भी टैक्स दो। सब क्लास जी है, गुड्स एंड सर्विसेज अक्वायर्ड फॉर द पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन। मीन इसमें जैसे हमारी सबसे पहली क्लास थी कि बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं यूज हो रहा, वो चीज उसने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज की, तो बिजनेस एक्टिविटी इसमें नहीं हुई, इसलिए इस पे भी इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। क्लास एच है, गुड्स यूज इन आर परमानेंटली अटैच टू अ इनमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग, पाइप्स, वायर्स, केबल्स। अच्छा, अब यहाँ तक अगर हम पढ़े तो ये सारी चीजें टैक्सेबल है। मसलन पेंट पे हम टैक्स क्लेम, पेंट मैन्युफैक्चरर आपके पास बहुत सारे होंगे, उन पे हम टैक्स लेते हैं, वो इनपुट क्लेम कर रहे होते हैं, आउटपुट दे रहे होते हैं, मीन टैक्सेबल है। इलेक्ट्रिक वायर जो है वो भी टैक्सेबल है, जो वो इनपुट क्लेम कर रहे होते हैं, टैक्स दे रहे होते हैं। इसी तरह सैनिटरी फिटिंग वाले ये अच्छा टैक्स देने वाले लोग होते हैं आरटीओ में। लेकिन अगर ये परमानेंटली किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच हो जाती हैं तो फिर इन पे उसको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। ये चीजें तो ये टैक्सेबल है, लेकिन उसको इन क्रेडिट, जो टैक्स क्रेडिट है वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन इसने एक्सक्लूड क्या किया है, प्रीफैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स एंड सच गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल एंड रीसेल एंड डायरेक्ट यूज इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स। मीन ऐसे कोई घर वो कोई बंदा बनाता है, मैंने ये इजहार कंस्ट्रक्शन वाले हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन में चीजें बना के उसको फिर सेल करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं, तो वो इनपुट मतलब स्टॉक इन ट्रेड है उसका, अगर ये चीजें उसमें इस्तेमाल हो रही हैं तो फिर वो टैक्सेबल होंगे। क्लास आई है व्हीकल्स फाइलिंग अंडर चैप्टर 87। इस सिलसिले में अगर जो सेल्स टैक्स में जो काम कर रहे थे मेरा अवैस और उन्होंने बताया कमिश्नर ऑफिस में जो है, आपको पता होगा कि एक एक्सरसाइज हुई थी, ये क्रेस्ट में भी डिस्क्रिपेंसी आती है कि व्हीकल पे जो टैक्स क्लेम करते हैं उसकी, और फिर एक बोर्ड से आई हुई थी कि इन लोगों ने व्हीकल पे इनपुट टैक्स क्लेम किया है, उनसे रिकवरी करें। तो इस पे बहुत सारी रिकवरी हुई होंगी, जो सेल्स टैक्स में काम करते हैं उनको इस चीज का पता होगा। तो अगर गाड़ी है वैसे तो वो टैक्सेबल है, उस पर जब वो आप जाएंगे होंडा से गाड़ी लेते हैं तो वो आपको इनवॉइस में टैक्स लगाएगा, टैक्सेबल है। लेकिन जो आप यूज उसको जब करेंगे, इनपुट वो ऑटो आपके सिस्टम में भी आ जाता है। कुछ लोगों का ये क्लेम था कि जी हमें तो इसका पता ही नहीं चला, वो ऑटो हमारे सिस्टम में रिटर्न में उन्होंने फीड किया और हमारी रिटर्न में आ गया और हमने क्लेम कर लिया, लेकिन ये इसका क्रेडिट अलाउड नहीं है जो गाड़ियों पे है। इसके पार्ट्स ऑफ सच व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस, फर्नीचर, फर्निशिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, excluding electric cash register but excluding such goods acquired for the sale or resale। सेल और रीसेल का जब वर्ड यूज करता है मीन वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो उस बंदे का वो बिजनेस है तो वो उसको वो चीजें खरीद रहा है और फिर बेच रहा है, उसको इनपुट भी करता है चार्ज, आउटपुट भी करता है, तो उसको ये अलाउड है। अदरवाइज जो अपने यूज के लिए जो गाड़ी लेगा उसको इसका नहीं अलाउ होगा। जो सेल कमिश्नर ऑफिस में थे पार्टिसिपेंट बताइएगा आपके पास ये, इनको थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज वो अभी भी चल रही है तो कौन थे कमिश्नर ऑफिस में जो थे, और वो सर अभी रनिंग में तो कोई एक्सरसाइज नहीं चल रही। इसका एक बोर्ड से इंफॉर्मेशन आई थी कि ये क्रेडिट जिन्होंने इनएडमिसिबल क्रेडिट क्लेम किया हुआ है तो उनका उनसे रिकवरी करवाएं, और वो वीकली या मंथली उनकी रिपोर्ट भी ले रहे थे, वो अब नहीं चल रही। सर 2-3 साल पहले आई थी तो अभी उस पे वो रनिंग में नहीं, तो फोकस नहीं है जितना बाकी रूटीन मैटर आजकल पीएस और दूसरी चीजों पे है। ओके सर ये इसमें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो यही है कि इन एच आई और जे में यह है कि जो चीजें कंज्यूम हो गई आगे रीसेल नहीं हुई उन पे इनपुट नहीं मिलना। हाँ जी, लेकिन सर ये हमें उनकी रिटर्न आती है सेल टैक्स की, तो हमें क्लियर कहाँ से होगा कि ये कंज्यूम हो गई हैं या अभी स्टॉक में पड़ी हैं या रीसेल नहीं हुई? नहीं, इसमें
जो अभी गाड़ी की बात कर रहे हैं कि अगर वो बंदा जो है उसका गाड़ियों का काम ही नहीं है, अगर वो गाड़ियां नहीं बेच रहा, वो तो एक जिनिंग आपके जैसे, इसमें आप आरटीओ लाहौर से हैं, सपोज कोई पेंट वाला जो है वो ले लेता है गाड़ी अगर क्लेम कर रहे हैं, तो वो उसका तो वो स्टॉक में नहीं होना ना उसने। यस सर, तो या तो वो बिजनेस यूज होगा या पर्सनल यूज होगा। हाँ, पर्सनल यूज होगा, तो उसमें उसका नहीं, वो क्लेम नहीं कर सकता, उसने व्हीकल को स्पेसिफाई कर दिया कि इसको नहीं claim करते। जी ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? JMA services in respect of which input tax adjustment is barred under the respective provincial sales tax law। प्रोवेंशनल जो सेल्स टैक्स है उसकी जो आउटपुट है, जो दूसरा इनपुट ले रहा है कोई, उसको अलाउ नहीं करते आप। अक्सर वो ऑडिट करते होंगे, प्रैक्टिस ये करते हैं, तो उनको अलाउ नहीं, वो इस क्लास की वजह से उनको अलाउ नहीं करते। अच्छा, के में ये एक थी, क्वेश्चन भी उसका था ओकाडा वाले का, साहिवाल आरटीओ से, कि इंपोर्ट ऑन परचेज, ये है इंपोर्ट और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 7% अंडर 8 शेड्यूल टू दिस एक्ट। तो इस पे भी इनपुट क्लेम नहीं कर सकता, अलाउ नहीं हम करेंगे इसको। तो सब क्लास एल है फ्रॉम द डेट। सर ये मैन्युफैक्चरर की बात यहाँ पे तो नहीं होगी सर कि वो एग्री इम्प्लीमेंट्स बना रहा है और उसके ऊपर सर, ये तो सर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर, वो जो परचेज कर रहा है उसको वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकेगा उसको। अच्छा सर, जो बना रहा है वो उसको तो है, इसका मतलब है ये सर। ये इसमें जो है एग्रीकल्चर मशीनरी सब्जेक्ट टू सेल टैक्स 800, मीन इसके अभी हम इनपुट नॉट अलाउड की बात कर रहे हैं, तो इनपुट नहीं अलाउ उसको, तो आउटपुट तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो देगी। सर ये ट्रेडिंग नेचर में अगर है एक बंदा तो फिर उसको इनपुट अलाउ नहीं ना सर, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो फिर तो उसको इनपुट अलाउ होगा सर। नहीं, अब इसमें जो हमें इसमें बात ला जो कह रहा है वो इंपोर्ट और परचेज की हद तक की बात कर रहा है। जी सर, ठीक है। From the date to be notified by the board, such goods and services which at the time of filing of return by the buyer have not been declared by the supplier in his return, or he has not paid amount of tax due at indicated in this return। Mean जो बायर इनपुट क्लेम कर रहा है उसके सप्लायर ने अभी वो आउटपुट डिक्लेयर ही नहीं किया, उसके सप्लायर जो था उसने अपनी रिटर्न में वो डिक्लेयर ही नहीं किया कि ये मैंने आउटपुट दिया हुआ है, और उसके अगेंस्ट उसने पैसे पेड जाहिर नहीं किए होंगे, तो उसका भी इनपुट हम क्रेडिट उसको अलाउ नहीं करें। सर एक मेरा जी तो यहाँ पे not been declared by his return or he has not paid amount of tax। सर ये मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि रिटर्न को देख के क्या हम ये असर्टन कर सकते हैं कि ये टैक्स जो उसने शो किया है सेल टैक्स 17% वो पे भी हुआ है? हाँ, अब जब रिटर्न में सेल्स टैक्स वो डिक्लेयर करेगा तो रिटर्न सबमिट ही तब हो सकेगी जब या तो उसको इनपुट उसका एडजस्टमेंट उसके इनपुट के साथ सारा आउटपुट हो जाएगा, या जो पेमेंट अमाउंट बन रही है वो सबमिट करवाएगा, तो रिटर्न सबमिट ही तब होगी। अगर तो वो सबमिटेड रिटर्न है तो फिर उसने डिक्लेयर किया हुआ है तो वो उसका मतलब है कि उसने पे किया। सर इनकम टैक्स में तो ये होता है जैसे विद होल्डिंग में होता है कि वो सीपीआर अटैच करते हैं तो वो डाटा फेच कर लेता है, तो क्या सेल टैक्स में भी इसी तरह कोई सीपीआर टाइप की चीज है जो अटैच? बिल्कुल ऐसे ही होती है। जब आप रिटर्न प्रिपेयर कर लेते हैं तो रिटर्न में आपका इनपुट, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बात हमारी हुई थी कि जितना इनपुट टैक्स बन रहा है वो इनपुट टैक्स अपना क्लेम कर लेता है, और उसके बाद जो टैक्स पेमेंट बन रही है वो पेएबल में आ जाता है। तो पेएबल के बाद एक चलान जनरेट होता है, तो वो चलान जब डिपॉजिट हो जाता है तो वो जैसे इनकम टैक्स में वो क्लेम करते हैं, इनकम टैक्स में आके उसको अटैच कर देते हैं, इसी तरह सेल टैक्स में वो अटैच करते हैं, तो देन वो सबमिट हो सकती है। तो इसका मतलब है सबमिट हो गई है उसका, हम ये श्योर है कि उसका टैक्स भी पेड है। अब उसका पेड हो गया है, अब उसका टैक्स पेड हो गया है, जहाँ वो उसके पास एडजस्टमेंट थी उसके अगेंस्ट उसने एडजस्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। क्लास एम हमने पहले भी शायद पढ़ी थी। The input goods or services attribute to supplies made to the unregistered distributor are pro rata basis।
प्रो रेटा बेसिस आपने कुछ समझता है क्या होता है? इसका कोई रिप्लाई देना चाहे तो। प्रोपोर्शनेटली कर देंगे। गुड, प्रोपोर्शनेट कर देगा। फॉर विच द सेल इनवॉइसेस डू नॉट बियर टू NIC or NTN as the case may be by the recipient of the stipulated in section 23। मीन ये एक सेक्शन 23 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। मैंने सेक्शन 23 भी इधर आपको बता दिया कि इसमें अगर कोई सप्लायर मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड पर्सन को वो बेचता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन का वो NIC या NTN उसमें वो मेंशन नहीं करता, तो उस प्रपोर्शनेट से, मतलब उसने तो किए होंगे ना, कई उसने किए होंगे, कोई नहीं किए होंगे, जो नहीं किए होंगे उस प्रपोर्शनेट से उसको इनपुट अलाउड नहीं होगा, जो किए होंगे उसके अलाउड होगा। प्रो रेटा का वो मेन वो उसको प्रपोर्शनेट करेगा उसकी कि कितने का उसने किया है। तो इसमें सेक्शन 23 में यही था कि वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उसको अनरजिस्टर्ड को जो बेचेंगे उनके CNIC और उनके NTN जो है वो मेंशन करेंगे जो एंड कंज्यूमर ले रहा है। जो तो रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है तो वो तो NTN उसका मेंशन होगा ही होगा। अगर एंड कंज्यूमर करके कोई क्लेम कर रहा है तो उस पर वो मेंशन करेंगे। जिसका नहीं मेंशन करेंगे उस प्रोपोर्शनेट से उसको उसका इनपुट अलाउड नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर जो थर्ड शेड्यूल आइटम है, अगर कोई CNIC उसका मेंशन नहीं करते तो उसका भी इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा? अच्छा, इसमें जो थर्ड शेड्यूल आइटम है, अगर तो वो रिटेलर बेच रहा है और बेच वो इस तरह से रहा है कि एंड कंज्यूमर को जा रही है और वो रिटेलर है, तो उसमें तो वो इनपुट की उसको मतलब वो उसको अलाउ है। वो इसमें इन्होंने बाद में चेंज कर दी थी कि 1 लाख से कम की इनवॉइस बेच रहा है और एंड कंज्यूमर बेच रहा है तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है NTN और CNIC। तो थर्ड शेड्यूल आइटम मोस्टली आपको पता है कि वो एंड कंज्यूमर ही लेता है, एंड कंज्यूमर को ही जाती है, तो वो उस पे इनपुट का इतना इशू बनता है। और कोई क्वेश्चन? सर ये जो क्लास M है, यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड पर्सन हटा के डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया था 2022 में किया हुआ है, तो ये सर एक्सप्लेन कर पर्सन को हटाना क्यों जरूरत पड़ पे? असल में वो उसमें जो सॉरी दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। तो ये जो क्लास M में डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ है, सप्लाईज अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑन प्रो रेटा बेसिस, ये वर्ड सर 2022 में फाइनेंस एक्ट में उन्होंने ऐड किया नीचे जाके जो लिखा हुआ है। तो मैं पूछना है पर्सन था, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये डिफरेंस क्या है, इसको चेंज क्यों किया गया? असल में ये रिटेलर जो थे ना बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटर, जो इनका क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले से वही था कि डिस्ट्रीब्यूटर मोस्टली थर्ड शेड्यूल आइटम्स के होते हैं, तो वो पहले जो रिटेलर थे, सिर्फ रिटेलर जो था उसके लिए ये चीजें अलाउ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके लिए भी ये है कि अगर वो किसी को बेचे तो वो शो करे, इसलिए उन्होंने ना डिस्ट्रीब्यूटर को मेंशन किया। डिस्ट्रीब्यूटर की सर ज्यादातर सेल तो रिटेलर या होलसेलर को ही होती है। हाँ, तो वो तो इसलिए बेसिकली ये इसका मकसद जो है ना वो ये है कि आपने इसको अपना डॉक्यूमेंटेशन का स्पैन बढ़ाना है कि जो रिटेलर है वो भी नेट में आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटर जिनको दे रहा है वो नेट में आ जाए। इसलिए ये पाबंदी भी बेसिकली आप इसको अगर इसका थीम समझ रहे हैं, स्कीम यही है कि वो ज्यादा से मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन में लाने की वजह से ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसका सब सेक्शन 2 है, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील इन अ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज he can reclaim on such proportion of input tax as attribute to the taxable supplies in such manner as may be specified by the code। ये बात भी हमने पिछले लेक्चर में भी बड़ी अच्छी तरह डिस्कस की थी। अभी भी ये है कि अगर वो कुछ सप्लाईज एग्जाम्प्ट कर रहा है, कुछ सेल टैक्सेबल कर रहा है, तो जो एग्जाम्प्ट सप्लाईज है उसके अगेंस्ट उसको क्रेडिट नहीं अलाउड होगा, उसकी वो प्रोपोर्शनेट करेगा और वो प्रोपोर्शनेट रूल के तहत जितना उसका टैक्सेबल होगा वो इनपुट क्लेम कर सकेगा और जितना एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट होगा वो उतना इनएडमिजिबल करना पड़ेगा, उसको अलाउड होगा। No person other than the registered person shall make any deduction or reclaim input tax in respect of taxable supplies made or to be made by him।
तो सिर्फ ये इनपुट टैक्स क्लेम जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन कर सकते हैं। अगर पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो तो इनपुट टैक्स क्लेम ही नहीं कर सकेगा। ये तो आप समझते होंगे। इसके बाद इसका सबसेक्शन 5 है, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force for any decision of any court for the purpose of this section, no input tax credit shall be allowed to the person who paid fixed tax under any provision of this act as it existed at any time prior to the first day of December 1998। तो इसकी मिसाल आपको कि जो फिक्स टैक्स दे रहा है और वो भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। इसकी एक 10th शेड्यूल है हमारा जिसमें ब्रिक्स भट्टे जो हैं, भट्टे आपको पता है कि आपके वो इसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं 3 सेक्टर्स में, 3 उसकी रेंजेस बना दी हैं कि कुछ शहरों के जो है वो फिक्स टैक्स इतना देंगे मंथली, कुछ शहर जो है वो इतना देंगे, और कुछ 3 उन्होंने रेंज बनाई है, तो उसमें वो फिक्स टैक्स दे रहे हैं। अब वो अगर फिक्स टैक्स देंगे तो उनको इनपुट अलाउड नहीं होगा किसी चीज पे। तो मतलब वो कहेंगे जी हम इनपुट फिक्स टैक्स दे रहे हैं 12,000 रुपये पर मंथ या 12,500 है आई थिंक लाहौर का, तो अभी कोयले पे हमें इनपुट टैक्स मिले या फलां चीज पे, वो उनको इनपुट टैक्स फिर अलाउड नहीं होगा किसी चीज पे अगर वो फिक्स टैक्स दे रही है। सर जहाँ पे फिक्स टैक्स होगा वहाँ पे साथ में 17% सेल टैक्स नहीं होगा? हाँ जी, जैसे जैसे वो भट्टों की मैंने आपको एग्जांपल दी कि उसमें फिक्स टैक्स है कि आपने 12,500 है शायद, कुछ का 10,000 है और कुछ का ये एक 10th शेड्यूल में हमारे दिया हुआ है, वो 3 उन्होंने रेंजेस बनाई हैं, तो वो उनके अब 17% उनसे नहीं हम करते चार्ज, हम सिर्फ उनसे फिक्स टैक्स ही करते हैं। सर मैंने एक सेल टैक्स रिटर्न देखी थी जहाँ पे सेल टैक्स नीचे आ रहा था 17% उसका कॉलम में, और आगे अलग से कॉलम था फिक्स टैक्स का, वहां पे भी कुछ अमाउंट वो परसेंटेज कम थी, शायद 1% 1.5%। तो वहां मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहां पे उनको जो नॉर्मल 17% टैक्स जमा करवाया था उसका इनपुट मिलेगा और जो फिक्स टैक्स जमा करवाया उसका नहीं मिलेगा? उसको प्रोपोर्शनेट हम करेंगे, तो जी फिक्स ठीक हो, टैक्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स नहीं वो करेंगे। ओके सर। सर ये जो फिक्स टैक्स है जैसे ब्रिक्स का, तो क्या इस सूरत में जो है जब सेल करेगा ब्रिक्स किलन वाला ब्रिक्स को, तो क्या वो सेल टैक्स जो है वो उसकी इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकता ना वो, क्योंकि ये फिक्स टैक्स है और वो चार्ज नहीं कर सकता ना कंज्यूमर को? बिल्कुल ऐसे वो तो करेगा ही नहीं ना, इनवॉइस तो देगा ही नहीं, उसको फिक्स है कि उसने मंथली इतना पे करना है। अब वो मंथली जो उसकी अमाउंट है, बल्कि उसको ये भी है कि रिटर्न भी वो क्वार्टरली दे, उसको मंथली को इकट्ठा करता करता वो एक रिटर्न के साथ वो फिक्स का भरेगा कि मेरा ये, उसमें आपने अगर सेल्स टैक्स की रिटर्न देखी हो तो उसमें एक उसका कॉलम ही अलग से है कि मैंने टोटल इतना किया 3 महीनों में, तो उसका क्वार्टरली उसने रिटर्न देनी होती है, और क्वार्टरली वो सिर्फ अमाउंट ही भरता है। जी और कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? Subsection 6 है, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any provision of this act, board with approval of the federal minister in charge may by a notification in the official gazette specify any goods or a class of goods which a registered person cannot supply to any person who is not registered under this act। तो जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि हम जो है इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं, जो बोर्ड ने कहना है या फेडरल गवर्नमेंट ने कहना है, वो अगर कह देते हैं कि सर्टेन क्लास ऑफ गुड्स जो है ना वो रजिस्टर्ड पर्सन अगर नहीं है तो उसको नहीं बेच सकते, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, बोर्ड का जो है ना अहकाम हमारे लिए वो सबसे जरूरी है। सर करंटली कोई ऐसी गुड्स हैं कोई नोटिफाई? इसकी अगर अब एग्जांपल में इनकम टैक्स से इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे कुछ गाड़ियों वाले जो है ना वो गाड़ी जी रजिस्टर्ड एनटीएन उसके पास अगर नहीं है तो वो उसको गाड़ी नहीं देते, कि उनको पाबंदी है जी आपके एक्टिव होंगे या एनटीएन आपका होगा तो फिर गाड़ी ले सकते हैं। तो इस तरह से बोर्ड किसी का अगर स्पेसिफिक कर ले तो वो तो मैं सेल टैक्स के वाले से पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली ये कंज्यूमर गुड्स होती हैं तो एंड कंज्यूमर तक जानी होती है, तो और सारे एंड कंज्यूमर तो नहीं होते, तो पूछना ही चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी गुड्स हैं जो
रजिस्टर्ड पर्सन किसी नॉन करंटली वो इसका कोई नहीं है स्पेसिफिकली, तो अगर बोर्ड चाहे तो वो कुछ कर सकता है, किसी पे पाबंदी लगा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो सकती है, कमर्शियल जो होते हैं वो जब तक रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनको दिए ही नहीं जाएगी। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल बिल्कुल के इंडस्ट्रियल वालों को उन्होंने कहा है जी जो जो इंडस्ट्रियल मीटर यूज कर रहे हैं उनको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करें, जो कमर्शियल मीटर यूज कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स में करें, इस तरह से वो उनके कर देंगे। या किसी में अभी ये POS का है, अभी एक क्लास नई 14AB ऐड हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर PS को इंटीग्रेट नहीं करवाता या सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं होता तो वो इसको मैन्युफैक्चरर को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर को कह सकते हैं आपके इसका डिस्कनेक्ट कर दें। अभी इस साल में वो हुआ, तो ये भी एक स्कीम है। अच्छा 8A जो है हमारा टैक्स नॉट अलाउड तक था, लेकिन 8A एक अच्छा सब्जेक्ट था। इस पे हमने जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस डिस्कस की वो भी इस पे आ रहा था, तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो इसको डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस वाले हैं, मैं सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको पिछले में दी थी कि एक कमरे में बैठ के उन्होंने 5-7 फर्में बना ली और एक की इनवाइस दूसरे को, दूसरे की तीसरे को, तीसरे की चौथे को इनवाइस दी और अल्टीमेटली वो इनवाइस एक एक्सपोर्टर को दे दी। तो एक्सपोर्टर ने जब वो क्लेम उस पर रिफंड ले लिया, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो पैसे उसने अगर ले लिए तो ये जो एक कमरे में बना के बैठे हुए थे वो तो उसका सिर्फ इनपुट टैक्स जो था उसका कुछ परसेंटेज कर रहे थे और वो गायब हो गए, हमें मिले नहीं, तो हम कहाँ से वो पैसे अपने रिकवर करवा सकते। तो इसके लिए ये क्लास, ये सब सेक्शन इंसर्ट हुआ था कि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन सप्लाई चेन वेयर टैक्स अनपेड, where a registered person receive a taxable supplies from another registered person is in the knowledge or has a reasonable ground to suspect that some or all of the tax payable in respect of that supply or any previous or subsequent supply of the goods supply would go unpaid। के उस पे ये प्रूफ हो जाता है, सस्पेक्ट होता है, कहीं से पता चलता है कि वो जो थी सप्लाईज हुई हैं उन पे टैक्स पेड नहीं हुआ, कंप्लीटली नहीं हुआ या कुछ पोर्शन उसका पे नहीं हुआ, ऑफ विच द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी ऑन द डिपार्टमेंट, कि हम प्रूफ करेंगे उसको। सच पर्सन एज वेल एज द पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई शैल बी जॉइंटली एंड स्वेरली लायबल टू पे पेमेंट ऑफ सच अनपेड अमाउंट ऑफ टैक्स। कि वो जो देने वाला है इनवाइस, फेक इनवाइस की हम एग्जांपल लेते हैं कि उसमें ही ज्यादा ऐसा सिचुएशन होती है, फेक इनवाइस देने वाला और फेक इनवाइस लेने वाला दोनों जो है जॉइंटली इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब होता क्या था इसमें, होता ये था कि आप वाली बात तो वो पिछली दफा किसी ने कहा था कि उन्होंने तो कहा जी उस वक्त वो रजिस्टर्ड था, उसका नाम उसमें आ रहा था, तो हमने उसको उसकी इनवाइस एक्सेप्ट कर दी। अगर किसी स्टेज पे ये प्रूफ हो जाता है कि वो बंदा जो है वो इनवाइस जो दी वो उस पे टैक्स नहीं पे हुआ या वो फेक इनवाइस थी, तो लेने वाला जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अब देने वाले तो होता ये था कि वो उन्होंने कुछ दिन के लिए कंपनी बनाई, कुछ दिन इनवाइसेस काटी और वो गायब हो गए इधर से, या किसी के नाम की उन्होंने फेक रजिस्टर्ड कर ली। जैसे एक इस पे हमने शुरू में जब ये कंसेप्ट आया और इस पे हमने किया तो एक इंश्योरेंस वकील था, उसने लोगों के इंश्योरेंस करने के लिए उनकी रजिस्टर CNIC आते थे उस पे वो रजिस्टर्ड कर लेता था, या अपने ऑफिस के कुछ उन्होंने एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेशन मांगते थे और उस पे बंदों को रजिस्टर्ड कर लेते थे। और वो कुछ देर करने के बाद जब इंक्वायरी होती और उस स्पेसिफिक बंदे के पास हम पहुंचते तो वो तो कहता जी मैं फलां जगह पे PN हूँ, या कोई ऐसे अननोन बंदा है कि उसकी तो पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि ये करोड़ों का केस है और एक बंदे के नाम पे फर्म रजिस्टर्ड होके, तो ये अब इसका क्या किया जाए। तो फिर ये सेक्शन इंसर्ट हुआ कि अब जो बंदा ले रहा होता है उसका, जिसपे उसने क्लेम किया होता है, रिफंड क्लेम किया होता है, या कोई मतलब सपोज आप कह लें टेक्सटाइल मिल उसकी इनवाइस ले रही है, या कोई स्पिनर ले रहा है, या कोई डाइंग वाले ले रहे हैं, तो वो तो एग्जिस्ट कर रहे होते थे, वो मौजूद होते थे, तो वो फिर रिकवरी ये उनसे की जाती है कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सेक्शन इसलिए है
तो इसमें अगर तो आप ये बात समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो मुझे बताएं, मैं इस पे आपको और सर ये जो शुगर मैन्युफैक्चरर है वो चूंकि अब स्टैंडर्ड रेट पे चली गई हुई है शुगर, ठीक है। तो अब जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है वो वैल्यू एडिशन करेगा वहां पे, फिर उसको हम चार्ज करेंगे। अच्छा, अब इस पे ये है कि अगर तो वो प्राइस फिक्स हो जाती है, जैसे थर्ड शेड्यूल आइटम में फिक्स होती है, प्राइस फिक्स हो गई और उस प्राइस पे मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे कर दिया। सर प्राइस कौन फिक्स करेगा सर? प्राइस कौन फिक्स करेगा कि इसका इतना? ट्रेड एंड ट्रैक सिस्टम में उसकी प्राइस फिक्स हो गई, या कोई वैल्यूएशन अथॉरिटी ने सेल टैक्स के लिए फिक्स कर दी कि चीनी जो है इसको एंड कंज्यूमर को इतने रुपए पर केजी मिलेगी। अगर तो उस पे मिल ने थर्ड शेड्यूल आइटम की तरह टैक्स पे कर दिया है, तो देन उनके वैल्यू एडिशन जो उसकी होगी वो उनका डिस्काउंट उनका उसमें शामिल होगा, तो टैक्स टोटल एंड कंज्यूमर वाली प्रोडक्ट पे हो रहा होगा। लेकिन अगर उस पे टैक्स वो पे नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिर मिल वाले ने अपनी इनवाइस पे किया है और मार्केट में उससे वो महंगी बेच रहा है, तो उसकी वैल्यू एडिशन पे फिर आप लेंगे। फिक्स कर देंगे सर, ऐसे ही है ये रमजान बाजार में उसकी प्राइस फिक्स कर देते हैं, तो अगर वहां पर वैल्यू एडिशन की जाए तो वो उनकी प्राइस से ऊपर चली जाती है, इस वजह से वो मसला आता है फिर वहां।